दोस्तों, क्या आप जानते हैं कोई भी क्राइम परफेक्ट नहीं होता, लेकिन एक शातिर अपराधी हमेशा परफेक्ट क्राइम के बारे में ही सोचता है। लेकिन यह केवल बस उसकी ही सोच होती है। भले ही इन्वेस्टिगेटर्स को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़े, पर आखिर में केस की सच्चाई बाहर आ ही जाती है। आज एक ऐसी घटना के बारे में बात होगी जिसके तरीके ने सच में पुलिस के दिमाग को हिलाकर रख दिया था। आगे केस में जो चीजें सामने आईं, उसने पुलिस के साथ साथ खुद अपराध को अंजाम देने वाले तक को हैरान कर दिया था। नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं चंद्रकला मंडिया केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है कर्नाटक के मंडिया डिस्ट्रिक्ट में आने वाले पांडव पूरा थाना क्षेत्र से। यहीं पर बेट्टाहली नामक एक गांव पड़ता है। 8 जून 2022 बुधवार का दिन था। बेट्टाहली गांव में एक कैनाल है। बेबी लेक कैनाल इलाके में एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, समय बिताने आते हैं। तो 8 जून को एक शख्स भी ऐसे ही दोपहर के समय इस कैनाल के पास आए और टहलने लगे। कैनाल के बीच में एक टूटे पेड़ का बड़ा सा हिस्सा पड़ा हुआ था। उसके पास एक अजीब सी चीज फंसी हुई थी। इन घूमने आए शख्स की नजर उसी चीज पर गई। देखने में कुछ संदिग्ध लग रहा था। जब वे थोड़ा और ध्यान से उसको देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां पर किसी मनुष्य के शरीर का आधा भाग पड़ा हुआ था। वह कमर के नीचे का हिस्सा था। वह शख्स इसको देखते ही डर जाते हैं और चिल्लाते हुए गांव की तरफ भागने लगे। अब उनकी आवाज सुनकर कुछ गांववासी भी कैनाल के पास देखने के लिए आते हैं। सच में यह वही लग रहा था जिसको देखकर वो शख्स डरे थे। फौरन लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पांडवपुर थाने से पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंचती है। कुछ लोगों की मदद से उसे पानी से बाहर निकाला जाता है। यह किसी महिला का आधा हिस्सा लग रहा था। इन्होंने कपड़े भी पहन रखे थे। अब इस तरह के चहल पहल वाले इलाके में जहां पर लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं, यहां ऐसी चीज मिली है। इससे लोगों में दहशत फैल जाती है। आखिर किसने इनका ये हाल किया होगा, यह भी सोचने वाली चीज थी। चूंकि बस ये कमर के नीचे का हिस्सा था, तो उसको पहचाने कैसे कि यह कौन है। चेहरा तो था नहीं, हो सकता है कि बाकी हिस्से भी इसी कैनाल में मौजूद हो। इसीलिए पुलिस ने अपनी और टीम यहां पर बुलाकर साफ सफाई के कर्मचारियों को बुलाकर कैनाल में ढूंढना शुरू कर दिया। इसके आसपास के किनारों पर भी देखा जाने लगा। कहीं किसी झाड़ी में कुछ फंसा हो। आगे हिस्सों को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ इस इलाके में पुलिस ने बहुत छानबीन की। घंटों तक इधर उधर ढूंढा गया। इसमें गांव वाले भी मदद कर रहे थे, पर कोई और चीज नहीं मिलती है। पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स भी मौके पर आकर मुआयना कर रहे थे। इसी दौरान ऑफिसर्स को एक और सूचना मिलती है। पता चला कि माये के अराकेरे गांव में जो सीडीएस कैनाल है, वहां पर भी मनुष्य के आधे हिस्से पाए गए हैं। यह सुनकर लगा कि शायद बचे हुए हिस्से वहीं पर मिले हैं। अब वहां की लोकल पुलिस मौके पर पहुंची। साथ में पांडवपुरा की पुलिस भी वहां पर जाती है। पहुंचकर पता चला कि वह वाला हिस्सा भी कमर के नीचे का है, यानी वह किसी और के हैं। यह भी किसी महिला का था। यानी मांड्या डिस्ट्रिक्ट के दो अलग अलग नहरों में दो महिलाओं के कमर के नीचे के हिस्से पाए गए हैं। यहाँ पर दो कालों का मामला है। दोनों शव के मिलने की बीच की दूरी लगभग 25 किलोमीटर थी। जिस तरह से इनके शव मिले, जिस हालत में मिले, जैसी जगह पर पाए गए, यानी नहर के पास आधे आधे हिस्सों में, इन सब से लगा कि कत्ल करने वाला कोई एक ही इंसान होगा या ग्रुप होगा, क्योंकि एक ही स्टाइल में हिस्से किए गए थे। एक ही तेजधार हथियार का यूज किया गया होगा। दोनों महिलाओं के हिस्से की अच्छे से फोरेंसिक जांच होती है। इनमें जरूर कोई ना कोई लिंक है। एक ही दिन में ऐसी चीजें मिलने पर मांड्या में सनसनी फैल चुकी थी। यह खबरें सुर्खियां बटो होने लगी, अखबारों में आने लगी। पुलिस ने सीडीएस कैनाल में भी अपनी तलाश शुरू की। शायद यहां पर और भी हिस्से मिले। आखिर इन दोनों मृतक महिलाओं की पहचान कैसे पता चलेगी? इनका चेहरा भी नहीं था। यहां फोरेंसिक जांच में सामने आया कि दोनों महिलाओं की उम्र 25 से 35 साल के बीच होगी। इनकी कंडीशन को देखते हुए एक्सपर्ट्स को लगा कि जो हिस्सा बेबी लेक कैनाल के पास मिला, वह 3-4 दिन पुराना हो सकता है। यानी 3-4 दिन पहले उन महिला का जीवन लिया गया होगा और कैनाल में फेंक दिया गया। वहीं सीडीएस कैनाल में जो भाग मिला, वह इस वाले भाग से कुछ दिन पुराना लग रहा था, हफ्ते 10 दिन पुराना। इनके डीकम्पोज होने की प्रक्रिया से अंदाजा लगा था। एक के बाद एक ऐसे कत्ल हुए। क्या इलाके में कोई सीरियल कातिल घूम रहा है? इससे पहले कोई और बुरी खबर मिले, पुलिस को उस कातिल को पकड़ना होगा। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने 9 स्पेशल टीम्स का गठन किया, जिसमें टोटल 45 ऑफिसर्स थे। इन ऑफिसर्स का काम था दोनों मृतक महिलाओं की पहचान पता करना। आखिर ये दोनों कौन हैं, कहाँ की रहने वाली हैं, इनका दोनों में कनेक्शन क्या है, इनका कातिल कौन हो,
हो सकता है 2 टेक्निकल टीम भी बनाई गई। ये इन्वेस्टिगेशन काफी लंबा और मेहनत वाला होने वाला था। सबसे पहले पता किया जाता है कि कर्नाटक राज्य में और आसपास के पड़ोसी राज्यों में पिछले कुछ महीनों में कितनी महिलाएं लापता हुई हैं, जिनकी जज 25 से 35 साल के आसपास हो। पुलिस इन सभी महिलाओं की डिटेल्स हर फाइल मंगाती है, अलग 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 थानों से। इधर यह प्रक्रिया चल रही थी, उधर दूसरी टीम ने मृतक महिलाओं से रिलेटेड 10,000 पोस्टर्स, पेम्फलेट्स, हैंडबिल्स छपवा। इन टुकड़ों की जांच में जो भी जानकारी मिली, जैसे कि उनकी एज क्या रही होगी, हाइट क्या रही होगी, उनका स्किन कलर कैसा था, घटना स्थल से जो भी कपड़े पाए गए वह कैसे दिखते थे, महिलाओं ने कैसे कपड़े पहन रखे थे, हर एक डिटेल पुलिस ने पोस्टर्स में ऐड किए और जगह जगह पर घूमने लगी। अलग अलग शहर जाने लगे, लोगों से पूछने लगे। पूरे डिस्ट्रिक्ट में, शहर में पोस्टर्स लगवाए जाते हैं। एक बड़े पैमाने पर पुलिस इस केस की जांच में जुट चुकी थी। गायब महिलाओं की पुलिस के पास पूरी लिस्ट आती है, डिटेल्स आती हैं। इसमें लगभग 11,166 महिलाओं के नाम थे। अब एक एक महिला के घर पर ऑफिसर जाने लगे, वहां पर सबसे पूछताछ करने लगे उसके बारे में। हर एक जानकारी जुटा है, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने लगे। कब, कैसे, कहां पर एक गई थी, कब गायब हुई, उनके साथ क्या हुआ होगा, उनका रंग रूप कैसा था, कपड़े कैसे पहन रखे थे। पुलिस उनकी तस्वीरें भी देखती है, जैसे कपड़े मृतकों ने पहन रखे थे। उनको दिखाकर भी पूछा जाता था। गायब हुई महिलाएं आखिरी बार किसके साथ संपर्क में थीं, कहां पर रही होंगी। पुलिस उन महिलाओं का नंबर लेकर उनकी लास्ट लोकेशन भी चेक करती है। जब लगे कि यह महिला वह नहीं है जो कि कैनाल के पास मिली थी, तो फिर अगली जगह पर जाकर पूछते। धीरे धीरे समय बीत रहा था, लिस्ट छोटी होती जा रही थी। जून का पूरा महीना बीत जाता है, जुलाई का महीना भी खत्म होने वाला था। लगभग 30 से 45 दिन बीत चुके थे। पूरी मेहनत से ऑफिसर्स जगह जगह पर जाकर गुमशुदा महिलाओं की जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। कर्नाटक के अलावा पुलिस पड़ोसी राज्यों में भी ट्रेवल कर रही थी। ऐसे ही जुलाई के आखिरी हफ्ते में एक सब इंस्पेक्टर कर्नाटक के चामराजनगर पहुंचे, एक गायब महिला की जानकारी लेने के लिए। उस महिला का नाम था गीता आलापुट्टी। यह 33 साल की थी। इनके परिजनों ने 5 जून को अपने नजदीकी थाने में कंप्लेंट दर्ज कराया था। बताया कि 3 जून को यह घर से निकली थी। अगले दिन तक इनका इंतजार किया, इधर उधर पता किया, फिर 5 जून को इनकी मिसिंग रिपोर्ट लिखा है। ऑफिसर ने गीता के घर वालों से बातचीत की, गीता की फोटोज वगैरह देखते हैं। इसी बीच इनके सामने गीता की एक ऐसी फोटो आई जिसे देखकर इन्हें कुछ अजीब लगता है। उसने ऐसे कपड़े पहन रखे थे जो कि जाने पहचाने थे, देखे लग रहे थे। उन कपड़ों को ही देखकर ऑफिसर के मन में जाएगा। अब ये अपने पास से उन हिस्सों की फोटोज निकालते हैं जो कि नहर किनारे मिले थे। कपड़ों के साथ उन्हीं कपड़ों के फोटो से ये मैच करके देखते हैं। जो हिस्सा बेबी लक कैनाल के पास मिला था, उससे ये कपड़े मैच हो जाते हैं। पूरी तरह से उसका डिजाइन, रंग रूप सब कुछ मैच कर रहा था। कहीं वो हिस्से गीता के ही तो नहीं थे। घर वालों के अनुसार 3 जून से वो गायब है। इधर 8 जून को सुनिजी सामबिन अथर्च मिला। उसके साइंटिफिक जांच में पाया गया कि कत्ल हुए 3-4 दिन हुए होंगे। मतलब काफी हद तक कड़ियां एक दूसरे से जुड़ रही थी। गीता के घर वाले भी फोटो देखकर कहने लगे कि ये कपड़े तो गीता के ही लग रहे हैं। पैरों की बनावट से भी लगा कि यह पैर गीता के हो सकते हैं। अब सब इंस्पेक्टर ने अपने इस खोज के बारे में सीनियर्स को बताया। गीता का मोबाइल नंबर लेकर उसकी लास्ट लोकेशन निकाली गई। पता चला कि 3 जून की शाम को गीता अपने घर से 75 किलोमीटर दूर मैसूर के मेटा गली नामक इलाके में गई थी। उसके बाद इनकी लोकेशन बंद हो गई। आखिरी मैसूर क्या करने गई होंगी? पुलिस ने गीता की कॉल डिटेल्स निकाली। 3 जून को गीता ने जितने भी नंबर्स पर बात किए थे, कॉल आए गए थे। पुलिस ने उन सब की भी डिटेल्स निकाली। उन लोगों से बात किया जाने लगा। इसमें कुछ नंबर संदिग्ध भी लग रहे थे। इसी बीच पुलिस को एक और लीड मिला। बेंगलुरु के अनेकल सब डिवीजन में हिब्बागोड्डी थाना क्षेत्र है। 2 मई 2022 के दिन एक आदमी पुलिस के पास गए और बताया कि इनकी पत्नी कुमुदा 1 मई को घर से निकली थी, एक काम से, लेकिन लौटी नहीं। पति ने पुलिस को एक नाम भी बताया था जिसकी टच में इनकी पत्नी थी। शायद उससे ही मिलने के लिए गई हो। हालांकि उस समय लगा कि शायद वह आ जाए। किसी जॉब की तलाश में गई थी, लेकिन अचानक से उनका फोन बंद हो चुका था। कांटेक्ट होने बंद हो चुके थे, जिसके बाद पति परेशान होकर थाने में आकर कंप्लेन लिखा है। लेकिन फिर अचानक से यह केस पुलिस की नजरों में क्यों आया? वह तो ठंडा पड़ चुका था। दरअसल पति ने इसमें जो नाम बताया था, वही नाम गीता की कॉल हिस्ट्री में भी मिलता है, जो पुलिस के लिए संदिग्ध था। वह नाम था टी सिद्धालिंगप्पा। अब यह आदमी आखिर कौन है? ना तो गीता की फैमिली को इसके बारे में कुछ पता था और ना ही कुमुदा की फैमिली को।
पुलिस को दूर दूर तक इस आदमी का ना तो गीता से कोई कनेक्शन मिला और ना ही कुमुदा से मिलता है। पर अचानक से इसने गीता को 3 जून को कॉल क्यों किए? अब पुलिस ने सिद्धा लिंगप्पा की डिटेल्स निकाली। लोकेशन के जरिए पुलिस को उसके घर का पता चला, जो था बेंगलुरु के डबसपेट में एक स्पेशल टीम, जिसे श्रीरंगपटना के सब डिविजनल डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस लीड कर रहे थे। 34 अगस्त के बीच यह लोकेशन पर पहुंचे। वहां से सिद्धा लिंगप्पा को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के लिए यह आदमी कर्नाटक के रामनगर डिस्ट्रिक्ट के कोदूर टाउन में अपनी फैमिली के साथ रहता था। यह शादीशुदा था। इसने कम उम्र में ही पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी और जॉब करने लगा था। यह पिनिया की एक फैक्ट्री में फैब्रिकेशन यूनिट में काम करता था, लेकिन फिर इसने जॉब छोड़ दिया और बोमा सनरा में शिफ्ट हो गया। परिवार से कहा कि कोई और जॉब मिल गई है, अच्छी जॉब है, लेकिन यह परिवार को यहाँ पर शिफ्ट नहीं करता है। आगे इसने बेंगलुरु के अडुगोड़ी में किराए का मकान लेकर रहा। फिर मैसूर के मेटा गली में किराए पर रहता है। उसके बाद डुब बसपेट में आ गया। आपको शायद याद हो कि मेटा गली में ही गीता की लास्ट लोकेशन मिली थी और ये आदमी भी यहीं पर रहा था। जब पुलिस इसको पूछताछ के लिए उठाने गई तो ये डुब बसपेट में था। यहाँ पर ये एक महिला के साथ रह रहा था जिसका नाम था चंद्रकला। पहले तो सिद्धा लिंगप्पा खुद को बेगुनाह कहता है, पुलिस इसको फंसा रही है, लेकिन जब पुलिस ने इसके सामने गीता के लास्ट कॉल और लोकेशन रखी तो यह टूट जाता है। अब इसने अपनी सारी कहानी सुनाई। इसने बताया कि जो दोनों हिस्से नहर में मिले उनके पीछे यही आदमी है। आगे एक और भयानक खुलासा करने वाला था। अगर पुलिस थोड़ी लेट हो जाती उसको पकड़ने में तो उस घटना को भी अंजाम दे चुका होता। इसके बारे में थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। 3 जून को सिद्धा लिंगप्पा ने गीता को कॉल किया और कहा कि तुम्हारे रे लिए एक जॉब है। इसने नर्सिंग होम में बात किया है। तुम यहाँ मैसूर के मेटा गली में आकर मिलो। ये तुम्हारी ढंग की नौकरी लगवा देगा। गीता ऑलरेडी इसकी शिकार थी। इसने पूरी प्लानिंग के तहत उसको यहाँ पर बुलाया था। इसके लिए ही मेटा गली में किराए का रूम लेकर रुका था। अब जॉब की तलाश में गीता 3 जून की शाम को यहाँ पर पहुंचती है। चंद्रकला और सिद्धा लिंगप्पा इसके साथ बैठकर खाना वगैरह खाते हैं, डिनर करते हैं। उसके बाद सिद्धा लिंगप्पा ने गीता के गले पर हाथ रखा और उसका अंत कर दिया। चंद्रकला ने भी इसमें साथ दिया। फिर ये शव को बाथरूम में ले जाकर 2 भाग करते हैं। उसके बाद ये दोनों हिस्सों को गनी बैग में भरते हैं। ऊपर से कुछ फूल पत्तियां सब्जियां वगैरह रख दी ताकि बाहर से देखकर लगे ना कि इसमें कोई संदिग्ध चीज है। फिर दोनों बाइक से एक एक का टुकड़े ले गए। एक हिस्सा के आरएस के पास कटेरी कैनाल में फेंक दिया और दूसरा बेबी लेक कैनाल में। दोनों ने कत्ल के बाद गीता के पैसे गहने भी लूट लिए थे। टोटल 90,000 के सामान। सिद्ध लिंगप्पा ने आगे बताया कि पुलिस को जो हिस्सा सीडीएस कैनाल के पास मिला वो चित्रदुर्गा के हौसा दुर्गा की रहने वाली पार्वती नामक एक महिला की थी। उसको गीता के कत्ल से पहले 30 मई को कॉल करके मेटा गली में बुलाया। वैसे ही जैसे गीता को बुलाया था, जॉब का बहाना देकर उसका भी ऐसे ही कत्ल कर दो। हिस्से कर बाइक से एक हिस्सा कावरी नदी में और दूसरा सीडीएस कैनाल में फेंका। उसके पास से 25 लाख रुपए इसने अकेले ही किया था। उस घटना को अंजाम देने के लिए यह बेंगलुरु में किराया का मकान लेता है जो अड्डू घोड़ी एरिया में था। कुमुदा को भी ऐसे ही जॉब का बहाना देकर अड्डू घोड़ी के किराए के मकान में बुलाता है। दिन भर दोनों घूमते फिरते हैं, खाना पाना खाते हैं। फिर रात में इसने उसका कत्ल कर चित्रदुर्गा ले गया 2 व्हीलर से और हाईवे के साइड में एक लेक के पास फेंक दिया। उसके पास से इसने 90,000 के सामान लूटे थे। इस आदमी ने पुलिस को जिन जगहों के बारे में बताया, पुलिस वहां वहां पर टीम भेजती है। बाकी हिस्सों की तलाश करने के लिए, कुमुदा के शव की तलाश करने के लिए भी इस आदमी का उन तीनों महिलाओं से कोई भी लेना देना नहीं था और ना ही लूटपाट के लिए कत्ल किया। फिर इसने उस घटना को अंजाम क्यों दिया? पुलिस इससे पूछती है। अब ये एक और कहानी सुनाता है। भले ही ये आदमी शादीशुदा हो, लेकिन फिर भी यह गलत जगहों पर जाता था। कुछ महीने पहले यह रेड लाइट एरिया में गया। वहां पर यह चंद्रकला से मिलता है, वही महिला जिसके साथ यह फिलहाल डबसपेट में रह रहा था और जिसने गीता और पार्वती के कत्ल में साथ दिए थे। चंद्रकला भी ऐसे ही वह के काम में जुड़ी हुई थी। कुछ ऐसे ही अनैतिक कामों में इवॉल्व थी। सिद्ध लिंगप्पा से क्लाइंट के रूप में मिली बेंगलोर में। वैसे तो यह मूल रूप से माये के पांडवपुरा की रहने वाली थी। काम की तलाश में बेंगलोर आई थी। फिर ये इस गलत काम में उतर गई। यहां सिद्ध लिंगप्पा जब चंद्रकला से मिला तो इसे आकर्षित हो जाता है। अब यह उसे अक्सर ही मिलने के लिए आने लगा। एक तरह से इसको उससे प्यार हो चुका था। धीरे धीरे दोनों में बातचीत बढ़ती है। चंद्रकला को भी यह आदमी ठीक लगता है। इस पर भरोसा करने लगी। इसको भी उससे प्यार हो गया। इधर सिद्ध लिंगप्पा की फैमिली को आइडिया तक नहीं था कि आदमी क्या कर रहा है। जब दोनों एक दूसरे के करीब आए तो
तो सिद्धा लिंगप्पा को एक चीज पता चलती है। एक दिन इसने बातों बातों में चंद्रकला से पूछा कि तुमने इस काम को क्यों चुना। कोई और काम भी कर सकती थी जो कि इज्जत वाला हो। चंद्रकला कहती है कि इसे धोखे से यहां पर लाया गया था। इसे भी अंदाजा नहीं था कि यहां पर आकर ऐसा काम करना पड़ेगा। मजबूरी में करना पड़ रहा है। इसके गांव में कुछ जानकार महिलाएं थी जो कि गांव से बाहर काम करती थी। चंद्रकला ने सोचा कि इसको भी कोई नौकरी करनी चाहिए। इसने उन्हीं महिलाओं से बात किया। शायद वो कोई काम दिलवा दे। वो लोग इसे बैंगलोर बुलाती हैं और झूठ बोलकर इस काम में इन्वॉल्व कर दी। एक बार इस काम में जुड़ने के बाद वापस नहीं लौट सकती थी। वह औरतें कहती कि अगर गई तो तुम्हारे घर वालों को सब कुछ बता देंगी, तुम्हारी इज्जत खाक हो जाएगी। यह सब बातें सुनकर सिद्धलिंगप्पा को बहुत गुस्सा आता है। यह सोचता है कि उन्होंने चंद्रकला का जीवन बर्बाद कर दिया, इस दलदल में धकेल दिया। चंद्रकला भी यह काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूरी में करना पड़ रहा था। जो भी यह पैसे कमाती, उससे इसका खर्च चलता था। थोड़े बहुत पैसे घर पर भी भेज देती थी चंद्रकला की। यह सच्चाई सुनकर सिद्धलिंगप्पा ने ठाना कि अपनी प्रेमिका को न्याय दिलाएगा। जिन्होंने इसके साथ गलत किया, उन्हें सबक सिखाएगा। यह चंद्रकला से उन उन लोगों के नाम पूछता है जिन्होंने इसे इस अंधेरे में फेंका था। इसने कुल 7 नाम बताए। इसमें 5 औरतें थीं और 2 आदमी थे। अब सिद्धलिंगप्पा इनकी पूरी लिस्ट बनाता है। सबके बारे में जानकारी जुटा है। पूरी प्लानिंग करता है। पहला कत्ल इसने कुमुदा का किया। 1 मई को उसके बारे में इसने चंद्रकला को नहीं बताया था। यह आदमी उस समय काफी डरा हुआ था। कहीं पकड़ा ना जाए, पोल ना खुल जाए, पुलिस ना पकड़ ले। फिर भी इसके ऊपर चंद्रकला के प्यार का भूत सवार था। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर उसको अंजाम दिया। साथ में हज की लूटपाट भी की। यह काम करने के बाद चंद्रकला को सारी चीजें बताता है। इतने पैसे मिलने के बाद दोनों ने वेकेशन पर चले गए। जब पैसे खत्म हुए तो याद आया कि आगे का बदला भी लेना है। इस बार दोनों ही मिल जाते हैं, प्लान बनाते हैं। चंद्रकला की मदद से सिद्धालिंगप्पा ने मैसूर के मेटा गल्ले में किराया का मकान लिया था। फिर 30 मई की रात को पार्वती का और 3 जून की रात को गीता का कत्ल किया। अब सिद्धलिंगप्पा को कॉन्फिडेंस आ चुका था कि इसको पुलिस नहीं पकड़ सकती। इसने परफेक्ट क्राइम किया है। केस का खुलासा नहीं होगा। इसके बाद ये फिर से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ छुट्टियां मनाने चला गया। डोब बसपेट में दूसरा किराया का मकान लिया। वहीं पर दोनों रहने लगते हैं। इसको अंदाजा भी नहीं था कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है और वो उसको ढूंढ रही है। जब उसको पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता चला, तो ये अपनी लिस्ट में एक और नाम ऐड करता है। वैसे इसकी लिस्ट में 7 लोग थे, जिसमें से 3 लोगों का कत्ल हो चुका था। बचे थे 4 लोग, 2 महिलाएं और 2 पुरुष। पुलिस की पूछताछ में ये आदमी 8वां नाम बताता है। जो कि इसने अपनी लिस्ट में ऐड किए थे, वह कोई और नहीं बल्कि चंद्रकला थी। मतलब ये आदमी जिसके लिए इतना सब कुछ कर रहा था, उसका भी कत्ल करने वाला था। अगर पुलिस उसको 3 अगस्त तक नहीं पकड़ती, तो चंद्रकला भी दुनिया से जा चुकी होती। अगला नंबर उसका ही था। सिद्धलिंगप्पा के अनुसार इसने जो भी आज तक घटनाएं अंजाम दी, वो परफेक्ट क्राइम था, लेकिन एक कमजोर कड़ी थी जो थी चंद्रकला इस राज के बारे में। इसके अलावा बस चंद्रकला को ही पता था। यह जानता था कि एक ना एक दिन केस खुलेगा। जो मृतक महिलाएं थीं, उनकी पहचान चंद्रकला से डायरेक्ट है। उनके घर वाले भी चंद्रकला को जानते हैं। अगर किसी दिन केस खुला और चंद्रकला से पुलिस ने बात किया, तो वह सच बता सकती है। सिद्धलिंगप्पा तो खुद अपना राज खोलेगा, नहीं पुलिस के सामने, लेकिन चंद्रकला डर के मारे बोल सकती है, किसी को भी बता सकती है। इसी कारण से केस खुलने के बाद अगला नंबर उसका था। पर पुलिस ने सिद्धलिंगप्पा को अरेस्ट कर चंद्रकला समेत 5 लोगों के कत्ल को रोक दिए। जब चंद्रकला को बारे में पता चला कि सिद्धालिंगप्पा इसको भी नहीं छोड़ता, तो उसको बहुत बड़ा झटका लगता है। पुलिस भी हैरान थी। चूंकि चंद्रकला ने भी 2 कत्लों में साथ दिया था, तो पुलिस इसको भी अरेस्ट करती है। सबूत मिटाने और साथ देने की धाराएं लगाई। इस केस में जितने भी ऑफिसर जुड़े थे, एसपी ने उन्हें लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की। तो वीडियो को और खत्म करते हैं। आप कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।